मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1995 की बात है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और लखनऊ के राजकीय छात्र निवास में अब बस कुछ ही लड़के बचे थे। विकास अपना सामान बांध रहा था, तभी टिंकू उसके कमरे में दाखिल हुआ। यार विकास, इस बार मेरे गांव चलोगे? बहुत मज़ा आएगा। नदी है, आम के बाग हैं और हाँ, रात को छत पर सोने का अलग ही मज़ा है। विकास ने अपनी किताबों को बैग में रखते हुए कहा, भाई मुझे घर भी जाना है, माँ बाबूजी से मिले हुए महीनों हो गए। टिंकू की शक्ल उतर गई। अच्छा सुन, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले 10 दिन घर रहूँगा, फिर तेरे गांव आ जाऊँगा। तू पूरा रास्ता समझा दे मुझे। टिंकू की आंखें चमक उठे। सच? अरे वाह, देख ये सब लिख ले। उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और विकास को समझाने लगा। सुन ध्यान से, पहले तू बरेली तक ट्रेन से जाएगा। वहाँ से मझगवां के लिए बस मिलती है, सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे। शाम वाली मत पकड़ना, देर हो जाएगी। मझगवां से फिर एक छोटी बस है जो कसीमपुर होते हुए रामपुर तक जाती है। बस रामपुर चौराहे पर उतर जाना, वहाँ से गांव पैदल 5 मिनट का है। मेरा पूरा नाम पूछना, तिलक राम उर्फ टिंकू। विकास ने सब कुछ एक डायरी में नोट कर लिया। 2 हफ्ते बाद विकास अपने घर से टिंकू के गांव के लिए निकला। सफ़र ठीक ठाक रहा। बरेली पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। उसे 10 बजे वाली बस तो नहीं मिल सकती थी, इसलिए उसने सोचा कि शाम 4 बजे वाली बस पकड़ लेगा। बस अड्डे के पास एक छोटे से ढाबे में उसने खाना खाया और चाय पी। 4 बजे की बस मझगवां के लिए निकली। बस में भीड़ कम थी, ज़्यादातर गांव के लोग थे, कुछ औरतें, बच्चे। विकास खिड़की के पास बैठ गया। बाहर खेत, पेड़, छोटे छोटे गांव गुजरते हुए सूरज पश्चिम की ओर ढलने लगा था। मझगवां पहुंचते पहुंचते शाम घेर आई। वहां से रामपुर जाने वाली आखिरी बस 6 बजे निकलती थी। विकास ने जल्दी ही टिकट ली। ये बस और भी छोटी थी, लगभग 15-20 लोगों की। बस धीरे धीरे उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने लगी। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। कासिमपुर से आगे तो सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ और खेत थे। बीच बीच में कोई छोटा सा गांव दिख जाता। बस में रोशनी के नाम पर बस एक टिमटिमाता बल्ब था। करीब 7 बजे बस एक चौराहे पर रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, रामपुर चौराहा। विकास उतरा। बस आगे बढ़ गई और उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। विकास चौराहे पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ घुप अंधेरा। सड़क के एक तरफ एक बंद दुकान थी, बाकी सब खाली। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। टिंकू ने कहा था कि 5 मिनट में गांव है, मगर किस तरफ? रास्ता तो 4 थे चौराहे से। विकास थोड़ा परेशान हुआ। उसने अपने बैग कंधे पर संभाला और सोचा किसी से पूछ लेगा, पर पूछे किससे? कोई दिख तो नहीं रहा था। तभी उसे सामने से कोई आता दिखा। अंधेरे में पहचानना मुश्किल था,
पर जैसे जैसे वो नजदीक आया विकास की सांस थम गई। वो टिंकू था, वही रंग रूप, वही लंबाई, वही चेहरा। अरे यार, तू यहां? विकास राहत से बोला। टिंकू ने धीमी आवाज में कहा, हाँ तुझे लेने आया हूं, चल मेरे साथ। मगर कुछ अजीब था, टिंकू की आवाज में वो गर्माहट नहीं थी। उसकी आंखें भी विकास ने ध्यान से नहीं देखा अंधेरे में। शायद थका हुआ होगा। उसने सोचा, यार तू यहां कैसे, पता कैसे चला तुझे? विकास ने पूछा। बस पता चल गया, चल देर हो रही है। टिंकू आगे आगे चलने लगा, विकास उसके पीछे। रास्ता एकदम सुनसान था। दोनों तरफ ऊंची घास और झाड़ियां। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। यार ये किधर जा रहे हैं? गांव तो 5 मिनट में है ना? विकास ने पूछा। हाँ बस पास है। मगर 10 मिनट निकल गए, 15। रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। विकास को अब घबराहट होने लगी। टिंकू रुक, उसने आवाज दी। टिंकू रुक गया मगर पीछे नहीं मुड़ा। यार कहाँ ले जा रहा है? ये तो बहुत लंबा रास्ता हो गया। बस आ गया। टिंकू की आवाज और भी धीमी थी, अब जैसे दूर से आ रही हो। विकास ने अपने बैग से टॉर्च निकाली। जब उसने सामने टॉर्च की रोशनी डाली तो रूह कांप गई। वो किसी पुराने टूटे फूटे रास्ते पर थे। सामने थोड़ी ही दूर पर एक शमशान था। जले हुए लकड़ियों का ढेर, टूटी चिताएं और उस अंधेरे में सफेद कफन के टुकड़े हवा में लहरा रहे थे। ये क्या है? विकास की आवाज कांपी। टिंकू अब भी आगे खड़ा था, बिना हिले। टिंकू, विकास ने जोर से आवाज दी। धीरे धीरे टिंकू मुड़ा। जब विकास ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा था। टिंकू का चेहरा, वो टिंकू था मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, गड्ढों जैसी। होठों पर एक विचित्र मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग रहे थे। विकास चीखना चाहता था मगर गला सूख गया था। उसने पीछे हटना चाहा, तभी वो चीज जो टिंकू जैसे दिख रहे थे उसकी ओर बढ़ने लगी। आ गए ना तुम, यही तो बुलाया था तुम्हें। उस आवाज में अब कई आवाजें मिली हुई थीं। विकास की समझ में आया ये टिंकू नहीं था, ये कोई और था, कुछ और था। उसने बैग फेंका और दौड़ना शुरू किया। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, बस भागता रहा, भागता रहा। कितनी देर भागा उसे याद नहीं। पैर में कांटे चुभे, कपड़े फटे, माथे पर खरोच आई मगर रुका नहीं। जब थोड़ी दूर से गांव की रोशनी दिखी तब कहीं उसकी जान में जान आई। गांव के मुहाने पर कुछ लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। विकास लड़खड़ाता हुआ वहां पहुंचा। उसकी हालत देखकर लोग दौड़े। अरे क्या हुआ बेटा, कहां से आ रहे हो? विकास ने हांफते हुए बताया कि वो टिंकू के घर जा रहा है। तिलकराम, उसका घर तो उधर है, एक बुजुर्ग ने इशारा किया। मगर तुम इस हालत में कैसे हो? मैं रास्ता भटक गया था। कोई मुझे मरघट की तरफ लेकर चला गया था। लोगों की आंखों में अचानक डर दिखा। उन्होंने आपस में नजरें बदली। कौन ले जा रहा था? एक आदमी ने धीमे से पूछा।
वो टिंकू जैसा दिख रहा था मगर। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। बेटा, उस शमशान पर जाना नहीं चाहिए रात को, वहां से अक्सर आवाजें आती है। कई लोगों ने अपने जानने वालों को देखा है वहां, मगर जब पास जाओ तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी। चलो, हम तुम्हें तिलकराम के घर छोड़ देते हैं। टिंकू का घर गांव के बीचों बीच था, पक्का मकान, सामने आंगन। जब विकास वहां पहुंचा तो टिंकू बाहर ही बैठा था। उसे देखते ही वो उछल कर खड़ा हो गया। अरे विकास, तू आ गया? मैं तो सोच रहा था कि तू कल आएगा, इतनी रात कैसे? फिर उसने विकास की हालत देखी। यार, ये क्या हालत बना रखी है? कहाँ था तू? विकास ने पूरी बात बताई। शुरू में टिंकू को यकीन नहीं हुआ, मगर गांव के लोगों ने जब पुष्टि की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। यार, मैं तो तुझे कल आने वाला समझ रहा था। तूने बताया नहीं कि तू आज आ रहा है, कोई खत नहीं, कुछ नहीं। मैंने सोचा सरप्राइज दूंगा, विकास ने कहा, अब भी कांपते हुए। टिंकू ने उसे अंदर बुलाया। उसकी मां ने पानी दिया, पैरों पर मलहम लगाई। विकास का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। रात को खाना खाने के बाद जब दोनों छत पर लेटे थे तब विकास ने पूछा, यार वो शमशान, वहां क्या है? टिंकू चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, देख यार, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बताया। वो जगह वो अशुभ है। कहते हैं करीब 20 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक ने कुछ गलत किया था। उसके बाद से वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। रात को जो भी भटक कर वहाँ चला जाता है उसे कोई ना कोई अपना जानने वाला बुलाता हुआ दिखता है, मगर वो असल में कुछ और ही होता है। मतलब वो परछाई होती है, साए। वो तुम्हारे मन में झांक कर तुम्हारे करीबी लोगों की शक्लें अख्तियार कर लेती हैं, फिर तुम्हें उस जगह पर ले जाते हैं। और बाकी तू समझदार है। विकास की रीढ़ में सर्दी दौड़ गई। और अगर मैं नहीं भागता? टिंकू ने आसमान की तरफ देखा। तो तू शायद अब यहां नहीं होता। दोनों देर तक चुप रहे। रात की ठंडी हवा चल रही थी, मगर विकास को ठंड से ज्यादा उस ख्याल से कांप कर आ रहे थे कि अगर वो भागा नहीं होता तो। यार एक बात बता, विकास ने पूछा। वो उसे पता कैसे चला कि मैं आ रहा हूं? मैंने तो बताया नहीं था तुझे। टिंकू ने करवट बदली। वो नहीं जानते थे यार, वो तो बस हर शाम वहाँ रहते हैं। जो भी भटक जाता है उसके लिए। तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू समझ गया और भाग निकला। अगले कुछ दिन विकास टिंकू के गांव में रहा। दिन में तो सब ठीक लगता, मगर रात होते ही उसे बेचैनी होने लगती। हर छाया, हर आवाज उसे उस रात की याद दिला देती। वो खिड़की से बाहर देखता तो दूर अंधेरे में उसे लगता जैसे कोई खड़ा है। वही टिंकू जैसी शक्ल, वही खाली आंखें। एक रात विकास उठा पानी पीने। नीचे आंगन में टिंकू का बाप बैठा हुक्का पी रहा था। बेटा, नींद नहीं आ रही है? उसने पूछा। नहीं काका, वो मन थोड़ा। उस रात की बात सोच रहे हो ना? काका ने एक लंबा कश लिया। देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। हम जितना देखते हैं, जानते हैं, उससे कई ज्यादा है यहाँ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो इत्तेफाक नहीं था। वो चीज़ें राह भटके हुए लोगों को ढूंढती है। तुम बच गए, ये तुम्हारे नसीब की बात है।
मगर काका, वो दिखते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, कोई अधूरी ख्वाहिश, कोई बदला, कोई मुक्ति, पता नहीं। मगर जब तक उन्हें जो चाहिए मिल नहीं जाता, वो भटकते रहते हैं। विकास ने पानी पिया और वापस छत पर चला गया। टिंकू सो रहा था, मगर उसने अपने दोस्त की शक्ल देखी, वही नाक नक्श जो उस रात उस चीज ने अपनाए थे। मगर ये असली था, ये जिंदा था, ये उसका दोस्त था। तीसरे दिन विकास ने वापस जाने की तैयारी की। यार, इतनी जल्दी क्यों? टिंकू ने पूछा। नहीं भाई, घर पर माँ परेशान होगी, और सच कहूँ तो मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। वो रात मैं भूल नहीं पा रहा यार। टिंकू ने समझदारी से सिर हिलाया। ठीक है यार, मगर इस बारे मैं तुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आऊँगा, और सुन, दिन में ही निकलना। विकास मुस्कुराया। हाँ यार, वो गलती अब दोबारा नहीं होगी। जाने से पहले गांव के बुजुर्ग ने विकास को बुलाया। उसने एक छोटा सा ताबीज दिया। बेटा, ये रख लो अपने पास। अगली बार जब इधर आओ और अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो ये तुम्हारी मदद करेगा। मगर खबरदार, कभी भी गलती से भी उस शमशान की तरफ मत जाना, दिन हो या रात। विकास ने ताबीज लिया और सम्मान से बुजुर्ग के पैर छुए। बस स्टॉप पर टिंकू और विकास खड़े थे। दिन का उजाला था, लोग आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य था। यार, अगली बार जब आना तो फोन कर देना भाई, ये सरप्राइज वरप्राइज के चक्कर में मत रहना। टिंकू ने हंसते हुए कहा। हाँ भाई, पक्का। विकास ने भी हंसने की कोशिश की। बस आई, विकास चढ़ गया। जैसे बस चली, उसने खिड़की से बाहर देखा। टिंकू हाथ हिला रहा था, मगर उसी वक्त विकास की नज़र टिंकू के ठीक पीछे पड़ी। वहाँ दूर पेड़ों की ओट में कोई खड़ा था, काले कपड़ों में, और वो भी विकास की तरफ देख रहा था। विकास का दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसने जोर से आंखें मूंदी और खोली। जब दोबारा देखा तो वहां कोई नहीं था, बस टिंकू खड़ा था, अब भी हाथ हिलाता हुआ। शायद भ्रम था, विकास ने सोचा, मगर दिल में कहीं वो जानता था कि वो चीज़ अब भी वहीं थी। वो हमेशा वहाँ रहेगी, राह भटके लोगों का इंतज़ार करते हुए, अपनों की शक्ल में, अंधेरे में। बस आगे बढ़ गई। विकास ने अपने बैग से वो ताबीज निकाली और उसे गले में पहन लिया। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए उसने मन ही मन एक कसम खाई, चाहे कुछ भी हो, वो दोबारा रात में किसी अनजान जगह पर नहीं भटकेगा। और अगर कभी कोई अपना जानने वाला अनजान जगह पर मिल जाए तो वो एक पल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अब वो जानता था इस दुनिया में सब कुछ जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। बस खेतों के बीच से गुजर रही थी। सूरज आसमान में चमक रहा था, मगर विकास के दिल में अब भी उस अंधेरी रात की ठंडक बाकी थी। वो ठंडक जो शायद कभी नहीं जाएगी। और दूर उस गांव में शमशान के पास अंधेरे में कोई अब भी इंतज़ार कर रहा था अगले राहगीर का, अगली परछाई बनने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ओम प्रकाश ने अपनी पुरानी हीरो साइकिल को हॉस्पिटल के गेट पर खड़ी की, ताले की चाबी जेब में डाली और अंदर घुस गया।
ड्यूटी शुरू होने में अभी 15 मिनट थे। रात की पाली थी, 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। वो नया था, सब उसे जानते थे और शायद इसीलिए रात की पाली उसे दी गई थी। जो काम पुराने वाले नहीं करते वो नए करते हैं। सेवाग्राम मेमोरियल हॉस्पिटल, बोर्ड पर यही लिखा था। गांव से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे कस्बे में 3 मंजिला इमारत, पुरानी और थकी हुई, जिसकी दीवारों पर नमी के निशान थे और जिसके कॉरिडोर्स रात को कुछ ज्यादा ही लंबे लगते थे। ओम प्रकाश को यहाँ आए अभी 20 दिन ही हुए थे। घर से निकलते वक्त माँ ने कहा था, बेटा नई जगह है, जुबान कम चलाना, आंखें ज्यादा। माँ की बात में हमेशा एक अजीब सी बुद्धिमानी होती थी जो उस वक्त समझ नहीं आती जब वो कह रही हो। वो वार्ड बॉय था, काम सीधा था, मरीजों को व्हील चेयर पर इधर से उधर ले जाना, बेड बदलना, ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करना, नर्स का सामान उठाना। कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, कोई बड़ा रुतबा नहीं, मगर तनख्वाह ठीक थी और कम से कम छत पक्की थी। पहले हफ्ते में उसे सब अच्छा लगा। डॉक्टर लोग ठीक थे, नर्सें ज़्यादा बात नहीं करती थीं और बाकी वार्ड बॉय सुरेश, मनोहर, रमेश सब अपने काम से काम रखते थे। बस एक बात थी, ऊपर चौथे मंजिल पर कोई नहीं जाता था। पहली बार ओम प्रकाश का ध्यान तब गया जब वो लिफ्ट में था और उसने देखा कि बटन पर G1 2 3 ये सब तो था, मगर 4 का बटन था ही नहीं। सीढ़ियों पर जाओ तो चौथी मंजिल का दरवाज़ा था, लोहे का भारी दरवाज़ा जिस पर जंग लगी थी और एक छोटी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था प्रवेश वर्जित, अधिकृत कर्मचारी ही। मगर कोई अधिकृत कर्मचारी कभी वहां जाते नहीं दिखा। रात की पाली के दूसरे हफ्ते में एक रात जब वार्ड में सब कुछ शांत था और बस मशीनों की बीप सुनाई दे रहे थे, तब रमेश उसके पास आकर बैठा। रमेश 5 साल से यहाँ था, उम्र कोई 35 के करीब, आंखें थोड़ी थकी हुई और बात करते वक्त हमेशा ऐसे लगता था जैसे वो कुछ तौल तौल कर बोल रहा हो। उसने धीरे से पूछा, चौथी मंजिल के बारे में सुना है? ओम प्रकाश ने कहा नहीं, बस ध्यान दिया। रमेश ने बताया कि चौथे मंजिल पर पुराना ऑपरेशन थिएटर है, 30 साल पुराना, जब हॉस्पिटल ने नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया था तब से वो बंद पड़ा है। मगर बंद क्यों ये किसी को ठीक से नहीं पता। मैनेजमेंट ने कभी इस बात की सफाई नहीं दी, बस कह दिया रेनोवेशन होगा, और रेनोवेशन की बात पिछले 30 सालों से चल रही है। तुम कभी गए हो? ओम प्रकाश ने पूछा। रमेश ने उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी नज़र से, जैसे सवाल में ही कुछ गलत था। नहीं गया और जाने का इरादा भी नहीं है। बात वहीं खत्म हो गई, मगर ओम प्रकाश के जहन में बात वहां खत्म नहीं हुई। इंसानी फितरत है ये, जो चीज़ मना हो उसकी तरफ खिंचाव होता है। रात को जब वो बेड की चादरें बदलता था या कॉरिडोर में झाड़ू लगाने वाले के पीछे पीछे चलता था, तो उसकी नज़र बार बार सीढ़ियों की तरफ जाती थी। वो सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती थी और जहाँ से कोई वापस नहीं आता था। एक रात उसने मनोहर से पूछा तो मनोहर बोला, भाई जो बात जानने की ज़रूरत नहीं उसे मत जानो।
एक रात सुरेश से पूछा। सुरेश ने बस हंस दिया और बात बदल दी। और रमेश ने एक बार कहा कि एक पुराने वार्ड बॉय ने, जो 10 साल पहले यहाँ था, किसी से जिक्र किया था कि उसने एक रात 4थे मंजिल की खिड़की में रोशनी देखी थी। बिल्डिंग बंद है, बिजली काटी हुई है, रोशनी कहाँ से आई किसी को नहीं पता। वो वार्ड बॉय अगले हफ्ते ही नौकरी छोड़ गया था। रात की पाली थी। हॉस्पिटल में उस रात अजीब सी खामोशी थी। आमतौर पर रात को भी कुछ ना कुछ हलचल रहती है। कोई मरीज बेचैन हो जाता है, कोई रिश्तेदार रोता है, कहीं से घंटी बजती है। मगर उस रात कुछ नहीं, सब कुछ जैसे सांस रोक कर बैठा हो। रमेश की ड्यूटी उस रात नहीं थी। ओम प्रकाश अकेला था। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। यही वो वक्त होता है जब हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। डॉक्टर बताते हैं 3 बजे से 4 बजे के बीच शरीर सबसे कमज़ोर होता है। रात का अंधेरा सबसे गहरा होता है। उसने खुद से कहा, बस एक बार देखता हूँ, दरवाज़ा बंद होगा, लौट आऊँगा। सीढ़ियाँ चढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। दरवाज़ा बंद नहीं था, सिर्फ भिड़ा हुआ था। ओम प्रकाश ने एक पल रुक कर सोचा, फिर धीरे से दरवाज़ा धकेल दिया। अंदर का माहौल बाहर से अलग था। हवा ठंडी थी बाहर से ज़्यादा, और एक गंध थी अजीब सी, ना सड़न की ना दवाइयों की, कुछ और, धुएं जैसी, पुरानी और बासी। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई। कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ बंद कमरे, दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था। नीचे ज़मीन पर पत्थर के टुकड़े बिखरे थे और छत पर पंखे थे जो किसी वक्त चलते रहे होंगे। एक कमरे का नाम था ऑपरेशन थिएटर, दूसरे का ऑपरेशन थिएटर 2, तीसरे का कोई नाम नहीं, बस एक नंबर 3। ओम प्रकाश ने ऑपरेशन थिएटर 1 का दरवाज़ा धकेला, खुल गया। अंदर का नज़ारा उसे कुछ देर के लिए भूलने से रोक गया। ऑपरेशन टेबल अभी भी वहाँ थी, बीच में रखी, जस की तस। उस पर जंग लगे थे, मगर संरचना वही थी, लंबी सख्त धातु की। ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें ऑपरेशन वाली, जो अब बंद पड़ी थीं और धूल से भरी थीं। किनारे पर एक ट्रे थी, उस ट्रे पर औजार रखे थे, स्कैल्पल, रिट्रैक्टर, क्लैंप, सब वहीं पड़े थे, जैसे किसी ने बीच में काम रोक दिया हो। ओम प्रकाश की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, मगर उसने खुद को समझाया, पुरानी चीज़ें हैं, किसी ने हटाई नहीं, बस यही बात है। वो वापस जाने वाला था, तभी उसने देखा ट्रे के नीचे एक फाइल थी, पुरानी, पीली पड़ी हुई, मगर वहाँ उस ट्रे के नीचे जैसे कोई इसे छिपाना चाहता था, मगर पूरी तरह नहीं। उसने उठाई, फाइल के ऊपर लिखा था केस रिकॉर्ड, ऑपरेशन थिएटर 4, साल 1994, गोपनीय। और नीचे एक रबड़ की मोहर थी, लाल रंग की, धुंधली, जिस पर लिखा था जांच प्रक्रियाधीन। ओम प्रकाश ने फाइल खोली। अंदर कागज थे, हिंदी और अंग्रेजी में मिले हुए, हाथ से लिखे हुए, तारीखें थी, नाम थे, और जो उन नामों के सामने लिखा था वो पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। 1994 जुलाई। इस हॉस्पिटल में उस वक्त एक डॉक्टर था, डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, सर्जन। अच्छा नाम था, अच्छी प्रैक्टिस थी,
मगर वो एक चीज में यकीन रखता था जो बाकी किसी को नहीं पता थे। वो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी करता था, मतलब ऐसे ऑपरेशन जो मेडिकल बोर्ड ने अप्रूव नहीं किए थे, ऐसी तकनीकें जो किताबों में नहीं थी, ऐसे मरीज जो गरीब थे, जो दूर दराज के गांव से आते थे, जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं था शहर में, वो लोग जो किसी के रहमो करम पर थे। डॉक्टर चतुर्वेदी इन मरीजों को ऑपरेशन थिएटर 4 में लाता था, वो थिएटर जो रजिस्टर में दर्ज नहीं था, जिसकी कोई फाइल नहीं होती थी, जहां कोई एनेस्थेटिस्ट नहीं होता था, बस एक कंपाउंडर जो शायद डरता था मगर चुप था। कितने मरीज, फाइल में 21 नाम थे। 21 नामों में से 17 के आगे एक लाल रंग का निशान था और एक शब्द डिसीज्ड यानी कि नहीं बचे। ओम प्रकाश की उंगलियां ठंडी हो चुकी थी। वो पढ़ता रहा। 1994 के अक्टूबर में किसी एक के परिवार ने शोर मचाया था। उनका बेटा रामलाल नाम का एक युवक, जिसे पथरी की शिकायत थी, यहाँ आया था और वापस नहीं गया था, मगर उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था। तहकीकात शुरू हुई। डॉक्टर चतुर्वेदी को उसी रात पता चला वो गायब हो गया। हॉस्पिटल ने कहा डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस ने कहा केस दर्ज हुआ, जांच चली, फिर फाइल बंद हो गई। ऊपर से दबाव था या पैसा था, किसी को नहीं पता। ऑपरेशन थिएटर 4 को बंद कर दिया गया और उसकी चाबी जो उस रात ओम प्रकाश ने धकेल कर खोली थी, उसे खो गई कह दिया गया। फाइल का आखिरी पन्ना, हाथ में लिखी हुई एक टिप्पणी, किसी नर्स की लिखावट में, तारीख 12 अक्टूबर 1994। रात को कोई नहीं था वार्ड में। मैंने खुद सुना। ऑपरेशन थिएटर के अंदर से आवाज़, करहाने की आवाज़। मैंने चपरासी को भेजा। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। सुबह डॉक्टर चतुर्वेदी नहीं आए। चपरासी अगले हफ्ते बीमार पड़ गया। कहने लगा नींद नहीं आती, सपने आते हैं। 3 हफ्ते बाद उसने नौकरी छोड़ दी। ओम प्रकाश ने फाइल बंद की। वो वहाँ खड़ा रहा, उस बंद ठंडे कमरे में, उस जंग लगी मेज के सामने, उन बंद औजारों के पास। बाहर कुछ नहीं था, कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं, मगर उसे कुछ महसूस हुआ जो भूतों से ज्यादा डरावना था। वो ये कि वो मेज, वो औजार, वो कमरा, इसमें इंसान हुए थे, जिंदा इंसान जो यहाँ आए थे उम्मीद लेकर और यहीं रह गए, और इस हॉस्पिटल ने उन्हें भुला दिया। वो वापस गया। दरवाज़ा उसने ठीक उसी तरह छोड़ा, भिड़ा हुआ। सीढ़ियाँ उतरा, अपनी ड्यूटी की। सुबह 8 बजे घर गया। अगले दिन उसने रमेश से कहा कि उसे ऑफिस में एक ज़रूरी काम है। रमेश ने बिना पूछे समझ लिया। शाम को ओम प्रकाश ने जिला अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में एक आदमी से बात की, एक बूढ़ा क्लर्क जो शायद उन दिनों नया था। उसने कहा 1994 की बात है। मुझे याद है, मगर फाइल कभी पूरी नहीं हुई। डॉक्टर चतुर्वेदी पकड़ा नहीं गया। बाद में सुना कि वो दूसरे शहर में था, किसी प्राइवेट क्लिनिक में, मगर कोई गवाह नहीं था। जो बचे थे वो गरीब थे, जिनके नाम थे वो मरे हुए थे। ओम प्रकाश ने पूछा, और 21 में से जो 4 बचे थे? बूढ़ा क्लर्क चुप हो गया, फिर बोला, 2 तो गांव लौट गए, एक पागल हो गया, किसी आश्रम में है आजकल, और एक
उसने रुक कर देखा। एक ने अपने बयान से पलटी मारी, कहा कि कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे पैसे दिए गए थे, डर दिखाया गया था। दोनों में से कोई एक या फिर दोनों, पता नहीं। ओम प्रकाश उस रात देर तक जागता रहा। उसने एक कागज पर लिखा वो सब जो उसने पढ़ा था, जो सुना था, जो महसूस किया था। फिर उसने उस कागज को एक लिफाफे में बंद किया। लिफाफे पर लिखा जिला पत्रकार, दैनिक अखबार। 3 दिन बाद ओम प्रकाश हमेशा की तरह ड्यूटी पर था। वार्ड में रमेश आया और बोला कि मैनेजर ने बुलाया है। ओम प्रकाश ऊपर गया। मैनेजर एक मोटे चेहरे वाला आदमी, जिसकी आंखें हमेशा कुछ तौलती रहती थीं। उसने पूछा कि क्या तुम 4थे मंजिल पर गए थे? ओम प्रकाश ने हाँ कहा। मैनेजर ने कहा वहां जाना मना है। ओम प्रकाश ने कहा मुझे पता चल गया। क्यों? कमरे में एक पल की खामोशी। मैनेजर की आंखों में कुछ गुजरा, डर था या गुस्सा था या दोनों। फिर उसने कहा तुम्हारी ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने वाली है। हम देख रहे हैं कि तुम्हें यहाँ रखना चाहिए या नहीं। ओम प्रकाश ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोला जी मैं अपना काम करता हूँ। उस रात उसने अखबार वाले को फ़ोन किया। अखबार वाले ने कहा लिफाफा मिल गया था, मगर भाई ये 30 साल पुराना मामला है। कोई गवाह नहीं, कोई जिंदा सबूत नहीं। छाप दें तो हम पर मुकदमा होगा, माफ़ करना। ओम प्रकाश ने फ़ोन रखा। बाहर रात थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बल्ब की रोशनी थी, पीली, थकी हुई। उसने ऊपर की तरफ देखा। 4थी मंजिल, अंधेरा। वो जानता था कि वहाँ कोई भूत नहीं था, वहाँ कुछ और था जो भूत से ज़्यादा जिंदा था, जो 30 साल से वहाँ था। उन औजारों में, उन दीवारों में, उन जंग लगी मेज़ में। इंसान की प्यास जो अभी तक नहीं बुझी थी। ओम प्रकाश ने उस रात अपने फ़ोन में एक ऐप खोला, वो ऐप जिसमें वो वीडियो बना सकता था। और उसने उस 4थे तल की, उस ऑपरेशन थिएटर की, उस जंग लगी मेज़ की, उन औजारों की और उस पीली फाइल की एक के बाद एक तस्वीरें लीं। हर फाइल के हर पन्ने की 21 नामों की, 17 लाल निशानों की। और फिर उसने वो सब एक लंबे वीडियो में इंटरनेट पर डाल दिया। उस वीडियो को अगले 4 घंटे में 2 लाख लोगों ने देखा। जिला प्रशासन ने अगले दिन हॉस्पिटल में जांच का आदेश दिया। डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, जो अब 60 साल का था और एक दूसरे शहर में रिटायर्ड जिंदगी जी रहा था, उसे उसी हफ्ते नोटिस मिला। ओम प्रकाश की नौकरी गई, मगर वो सो सका उस रात। शायद पहली बार 20 दिनों में वो ठीक से सोया। कुछ जगह डरावनी इसलिए नहीं होती कि वहाँ भूत रहते हैं, वो इसलिए डरावनी होती है क्योंकि वहाँ सच दफन होता है। और सच जब बहुत देर तक दबा रहे तो उसकी आवाज़ दीवारों से निकलने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको यह कहानियाँ पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।